हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे डॉक्टर पांडे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ईश्वर की दया से आप लोग स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और अपने पथ पर सदैव अग्रसर रहें। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल में अगर न जुड़े हों तो सबसे पहले जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत मैंने पुरातात्विक शोध के ऊपर वीडियो बनाया है, जिससे आपको जानकारी प्राप्त होगी कि पुरातात्विक शोध के साधन कौन कौन से हैं। इसको दो भागों में मैंने बनाया है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में पुरातात्विक स्रोत क्या है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना, उससे संबंधित है सिलेबस। फर्स्ट पेपर है आपका। फर्स्ट पेपर का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं काल रेखा, स्टोरीज एंड टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अध्याय पहला है, जिसका नाम है, पहले अध्याय का नाम पुरातात्विक स्रोत, पाषाण युग के उपकरण, चीनी मिट्टी का संग्रह, स्मारक, शिलालेख, सील, मोहरे और सिक्के। इन सभी के बारे में हम लोग आपके इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले जान लेते हैं कि इतिहास क्या है। तो दोस्तों, इतिहास है किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। डॉक्टर गोविंद चंद पांडे के अनुसार इन्होंने कहा कि अतीत के जिन वृत्तांतों की सत्ता थी और हम विश्वास के साथ जिन्हें हम प्रमाणित कर सके, वह इतिहास है। ऐसा डॉक्टर गोविंद चंद पांडे ने कहा। ठीक है ना दोस्तों। अब पुरातात्विक स्रोत क्या है, इसके बारे में चर्चा हो जाती है। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों की खुदाई से ही प्राप्त होते हैं। टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुराने बस्तियों के अवशेष विद्यमान हैं। प्राचीन किलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तु और कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी कहलाता है। पुरातत्व को हम इंग्लिश में आर्कियोलॉजी कहते हैं। उत्खनन से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक, सांस्कृतिक, संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वह किस प्रकार के मध्यभांड का प्रयोग करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का उपयोग करते थे और किस प्रकार के औजारों तथा हथियारों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र के साथ दफनाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मेगालिथ कहते हैं। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। पुरातत्व के अंतर्गत 4 प्रकार के साक्ष्यों की गणना की जाती है। अध्ययन के दृष्टिकोण से इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है अभिलेख, मुद्राएं, तीसरा स्मारक, भवन और चौथा है मूर्तियां और चित्रकला। अभिलेख के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व ऐतिहासिक साक्ष्यों में अधिक है। यह अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, प्रतिमाओं आदि पर खुदे हुए मिले हैं। सबसे अधिक प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया से बोगाजकोई से प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य नामक वैदिक देवी देवताओं के नाम प्राप्त होते हैं। यथार्थ रूप में अभिलेख हमें अशोक के शासनकाल से ही मिलते हैं। मास्की हैदराबाद और गुजर्रा मध्य प्रदेश अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख
प्राप्त होता है, जबकि अन्यत्र देवानाम प्रिय प्रियदर्शी का शब्द का प्रयोग किया गया है। अशोक के अनेक स्तंभ लेख, शिला स्तंभ लेख विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। इनमें अशोक के धर्म शासन नीति तथा साम्राज्य सीमा की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, इन अभिलेखों की लिपि प्रायः ब्राह्मी है। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में ही लिखे गए थे तथा ये ईसा पूर्व 3वीं सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगे तथा 4वीं-5वीं सदी से इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा था। अब दोस्तों, जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये 3 लिपि के हुए, यानी अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां 3 प्रकार की लिपियां प्राप्त हुई है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और यूनानी या आरामाइक लिपि। यूनानी लिपि को हम आरामाइक लिपि के भी नाम से जानते हैं। पहला हो गया ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। फिर है खरोष्ठी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है जो दाएं से बाएं दोस्तों, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी और खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यूनानी आरामाइक लिपि क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। अशोक के बाद के अभिलेखों को 2 वर्गों में बांटा गया। इन्हें इसके बाद जो जानकारी के दृष्टिकोण से एक सरकारी है और दूसरा निजी, 2 तरह के अभिलेखों में बांटा गया। पहला है सरकारी अभिलेख। सरकारी अभिलेख क्या है? सरकारी अभिलेख सरकारी मामले सरकारी अभिलेख जो हैं, सरकारी अभिलेख राजकवियों की लिखी हुई पंक्तियां या भूमि दान पत्र हैं। अब दोस्तों, प्रमुख अभिलेख व शासक। प्रमुख अभिलेख व शासक। सरकारी अभिलेख व प्रमुख अभिलेख व शासक, तो एक तरफ है अभिलेख और दूसरी तरफ है शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग नरेश खारवेल का है अभिलेख। ऐहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय का अभिलेख है। नासिक अभिलेख यह गौतमी बालश्री का अभिलेख है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद चौथा अभिलेख जो है जूनागढ़ अभिलेख, ये रुद्रदामन का अभिलेख है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख ये समुद्रगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश ये सोनमन का अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश भोज का अभिलेख है। देवपाड़ा अभिलेख ये बंगाल शासक विजयसेन का है। भितरी व जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त का है। इन अभिलेखों से ये जो शासक हैं इनके अभिलेख है। इनसे इस समय की धार्मिक राजनीतिक और सामाजिक कृत्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब दूसरा है निजी अभिलेख। निजी अभिलेख कौन कौन से हैं दोस्तों? तो निजी या गैर सरकारी, इन्हें हम गैर सरकारी भी अभिलेख कहते हैं। निजी या गैर सरकारी अभिलेख बहुधा मंदिरों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण मिलते हैं। यमन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर का या विदेशी से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष उल्लेख नहीं है। जैसे 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भगवत धर्म के विकास का पता चलता है। तत्कालीन राजनीतिक दशा तथा राज्य संबंधी जानकारी भी प्राप्त होती है। अभिलेखों में भाषाओं के विकास का ज्ञान भी होता है। जैसे गुप्त काल से पहले की भाषा प्राकृत थी। गुप्त काल से पहले की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। गुप्त काल के पहले की भाषा प्राकृत थी। बाद में संस्कृत हो गई।
सातवाहन राजाओं का संपूर्ण इतिहास ही उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। इसी प्रकार के इतिहास लेखन में अत्यधिक सहायक हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि साहित्य साक्ष्यों की पूर्ति अभिलेखों से होती है। अत्यधिक पुरातन अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3वीं सदी के अशोक के हैं, शिलालेख हैं। इन अभिलेखों में पढ़ने में इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता प्राप्त हुई, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। दोस्तों